हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित। इस क्लास में हम सोशल साइंस यानी एसएसटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बिहार में पंचायती राज एवं नागरिक संस्थाएं, यानी इसे आप पॉइंट मानिए या चैप्टर मानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, वो सभी लोग एक बार शुरू से अंत तक क्लास को करेगा ताकि आपको पूरा क्लास समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी ज्वाइन किए हैं एक बार सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एवं साथियों के पास शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट आपके साथी एवं भाई एवं बंधु आ जाए। तो सबसे पहला जो है बाबू, बिहार में पंचायती राज एवं नागरिक संस्थाएं जो है उसमें पहला पॉइंट देखिए, एक कॉपी है, कोई स्टूडेंट ही शेयर किए थे नोट कॉपी, उन्हीं के सहारा से हम बता रहे हैं। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक, यानी एक झलक बताया जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है, क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग देख लिखिएगा कि भारत की शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर गठित किया गया है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा आपको एमसीक्यू में कि भारत की शासन व्यवस्था को कितने स्तरों पर गठित किया गया है, गठन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, भारत की शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर गठन किया गया है। पहला जो है वह राष्ट्र स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरा जो है प्रांत स्तर पर राज्य सरकार, तीसरा जो है तलीय या स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। आपको पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि भारत की शासन व्यवस्था को कितने स्तरों पर गठन किया गया है। तो 3 स्तरों पर। पहला जो है राष्ट्र स्तर पर केंद्र सरकार रहेंगे, प्रांत स्तर पर राज्य सरकार रहेंगे, तलीय या स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा, आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है बाबू वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, पूछेगा स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि स्थानीय जो स्वशासन हुए उनको भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देश के सिद्धांत के अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान इसको दिए गए हैं। किसको? तो स्थानीय स्वशासन को। आपको पूछेगा कि किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया है, तो किस सिद्धांत के अनुसार? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 के। अगला जो प्रश्न है वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब किया और कौन से जिले से हुए, कौन सा राज्य एवं जिला से हुआ। आपको यहाँ से एमसीक्यू बनता है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट बाबू, याद रखिएगा। पूछा गया अभी प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई। कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई, जिसका जिला है नागौर। वहाँ से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 में। दोनों ऑब्जेक्टिव, तीनों ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से क्लियर रखिएगा, लिख लीजिएगा। अपना जो ये लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से अपना लिख लीजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ये नहीं कि इसी को कॉपी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर ज्वाइन नहीं है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए अगले टॉपिक जो आता है वह है, एकदम शुरू से पढ़ा रहे बाबू, समझिएगा। अगला टॉपिक जो आता है वह है बलवंत राज्य विस्तार समिति की पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप पेश किया गया, जो इस प्रकार है। त्रिस्तरीय आपको पूछे, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा है। ठीक है, कि बलवंत राय विस्तार समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का कितने स्वरूप में बांटे, यानी कितने स्वरूप पेश किए या कितने स्वरूप हैं।
तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप पेश किए। यानी किस स्तरीय, तो त्रिस्तरीय, जिसमें पहला जो आता है वह है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। आप जानते ही होंगे, इसको नहीं जानते हम आगे बताएंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, या फिर जिला परिषद क्या होता है, मुखिया क्या होता है, वार्ड सदस्य क्या होता है, पूरा के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है वह प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, यानी जो प्रखंड स्तर पे होता है वह पंचायत समिति होती है। अगला जो है वह जिला स्तर, यानी जिला स्तर पर आपको जिला परिषद होता है, जो कि आपके जिले में होंगे, जिले जहाँ भी आपके हैं वहाँ पे आपको जिला परिषद जो होते हैं वह जिला स्तर पर चुनाव होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वह पंचायती राज व्यवस्था किसको कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न बाबू 2 मार्क्स में कि पंचायती राज व्यवस्था किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए नोट कॉपी जो भी बना रहे हैं उसमें, कि पंचायती राज व्यवस्था तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का किसे कहते हैं, आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। 2 मार्क्स में आपको पूछेगा, यहाँ से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एकदम सटीक आंसर आपको बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। ग्राम स्तर पे पहला लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। देखिए, आप लोग का जो नोट कॉपी मांगते हैं इसीलिए मांगते हैं कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, आपका कैसा सटीक आंसर, जिनका सटीक आंसर रहता है जी पिछले साल स्टूडेंट जो पास हुए उनका कॉपी है वही भेजे थे। तो आप लोग भी अच्छा से लिखिए, अपना नोट बनाइए, आपका भी सहारा लिया जाएगा। जो भी इसलिए मांगते हैं ताकि आप किस प्रकार से लिखते हैं, आपका माइंड जो है किस प्रकार से इसके बारे में सोच रहा है, कैसा आप लिखते हैं, इसलिए मांगते हैं देखने के लिए, ताकि हमको आगे भी काम आवे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बताया गया है यह क्या है। देखिए, ग्राम स्तर पे यहाँ पे बताया गया है, प्रखंड स्तर पे बताया गया, यह जो है यह जिला स्तर पे बताया गया। समझिए पहले, यहाँ से जो है यह ग्राम स्तर पे, ये प्रखंड स्तर पे, और ये जो हो गया यह जिला स्तर पे। ये एक मतलब याद करने का दिया गया है कि ग्राम स्तर पे पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद होते हैं। चलिए, आप डायरेक्ट इसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला जो पॉइंट आता है वह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायत का गठन कब किया गया, कैसे किया गया। तो बाबू, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पे, तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आपको MCQ यहाँ से आएगा। इसमें कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत एक होंगे तो उसमें बहुत सारे गांव मिल के एक ग्राम पंचायत बनती है। इसमें कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। जो भी आपके पंचायत होंगे वो बहुत सारे गांव मिलके, यानी कम से कम 10 से 12 गांव मिलके आपके एक पंचायत बनाए गए हैं। उसके बाद कह रहा है इसके लिए आवश्यक जनसंख्या 7000 मानी जाती है। यानी ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए आवश्यक जनसंख्या जो है वह कितना है, तो 7000 होनी चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा, संपूर्ण ग्राम पंचायत को कई निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि वार्ड में बांट दिया जाता है। आप वार्ड में भी, यानी जो गांव होगा उसमें देखते होंगे अधिकांश गांव में वार्ड चलता है कि इस वार्ड में है, 9 वार्ड में है, 8 वार्ड में है, 7 वार्ड में। तो वही कह रहा है कि संपूर्ण ग्राम पंचायतों को कई निर्वाचन क्षेत्र, यानी निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब कि कई वार्डों में बांट दिया जाता है।
प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है जो 500 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वार्डों की संख्या 15 से 16 होती है। बाबू, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है जो कि 500 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वार्डों की संख्या 15 से 16 होती है। उसके बाद समझिए, ग्राम पंचायत में सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत में सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आपको 4 मार्क्स में पूछेगा, अगर पूरा पूछेगा तो। फिर पूछेगा, महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है। यानी कि ग्राम पंचायत में सीटों का जो आरक्षण किया गया की व्यवस्था की गई है वह महिलाओं के लिए 50%, ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के जो भी होंगे उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनका आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बाबू, ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 बार पूछा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपको सभी समझिए कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है बाबू। अगला जो पॉइंट आता है वह है अगला पॉइंट जो आता है वह है ग्राम पंचायत के प्रमुख 6 अंग। ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। पहला जो है वह ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा उप मुखिया, चौथा ग्राम रक्षा दल। पहले होता था ग्राम रक्षा दल, शायद अभी भी होगा। पांचवा जो होता है वह पंचायत सचिव, छठा जो होता है वह ग्राम कचहरी होता है। तो समझिए, पहले यहाँ से MCQ आपके आएंगे कि ग्राम पंचायत के मुख्य 6 कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। कितने? तो 6 अंग। कौन कौन? तो इसे आप याद रखिएगा, पहला में ग्राम सभा, दूसरा में मुखिया, तीसरा में उप मुखिया, चौथा में ग्राम रक्षा दल, पांचवा में पंचायत सचिव, छठा में जो होता है वह ग्राम कचहरी होता है। अब हम एक तक कर पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा की अध्यक्षता यानी इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मैंने सभी के इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप लोग दीजिएगा कि ग्राम सभा। चलिए पढ़ते हैं कि ग्राम सभा किसको कहते हैं। यह ग्राम पंचायत का व्यवस्थापिका सभा है, यानी यह एक ग्राम पंचायत का व्यवस्थापिक सभा है। ग्राम पंचायत के सभी वयस्क स्त्री हो या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, सभी वयस्क, कहने का मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 4 बार होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करती है। कभी ये है ऐसा, लेकिन होता नहीं है। आपके गांव देहातों में देखिएगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 4 बार होता है और इसका मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, इसकी अध्यक्षता करता है। तो मुखिया तो अपने घुसखोर है, कहाँ से वो बैठाएगा किसी को। चलिए अगला जो आता है ग्राम सभा के बाद जो आता है वह आता है मुखिया पद। मुखिया क्या है, इसके बारे में, इसकी कार्य क्या है, कितने साल का इसका होता है कार्यकाल, सभी के बारे में इसको बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा आपके। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान है। मुखिया क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान। आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में बाबू कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसे कहा जाता है, मुखिया को, उप मुखिया को, वार्ड सदस्य को या पंचायत समिति को। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत आपसे पूछा है तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी प्रधान जो होता है वह कौन होता है? तो मुखिया होता है। आपके जो भी मुखिया होंगे वो आपके ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं। इसका निर्वाचन ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से होता है,
यानी कहने का मतलब है कि इसका जो निर्वाचन होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है, आप वोट देके ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है। यानी उन लोग ग्राम पंचायत में जो भी गांव आते हैं उस सभी गाँवों को मिलाकर वोट दिया जाता है और वही मुखिया प्रत्याशी बनते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। आप जानते ही होंगे जो भी आपके ग्राम पंचायत का मुखिया होंगे वो 5 साल ही रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर कर जाते हैं। काम किए अच्छा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसका मुख्य कार्य जो होती है इस प्रकार है, यानी मुखिया का जो कार्य है वह क्या क्या है, आपको पूछेगा 2 मार्क्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपको 2 मार्क्स में पूछेगा बाबू कि मुखिया का कार्यकाल को लिखें। कार्यकाल कहने का मतलब कि इसका कार्य क्या है, कितने वर्षों के लिए है, क्या क्या इसका मतलब कार्य है, वो लिखने कहेगा। तो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। अगर मुखिया के बारे में पूछ दिया तो ये भी आपको 2 मार्क्स में ही पूछेगा, लेकिन इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। ऐसे लिख दीजिएगा तो सटीक आंसर होता है, ठीक है। तो पहला जो आता है, यानी इसका जो कार्य है वह पहला है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और इसकी अध्यक्षता करना। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े ग्राम सभा वाला में, ठीक है, कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना, इसकी अध्यक्षता जो कहता है वह मुखिया कहता है। लेकिन मुखिया इतना घूसखोर आजकल हो गया कि सब बांट के पैसा खा गया। नल जल वाला एक भी काम नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश सरकार जो है कह दी है कि सब काम नल जल में इतना पैसा लगा दिया। जाके देखिए अभी गाँव में ऐसा स्थिति है कि कहीं कहीं पानी भी नहीं पहुंचती अच्छा से। दूसरा जो है वह ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और इसकी अध्यक्षता करना। ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं, देखिए ग्राम सभा की अलग बैठक बुलाना अलग बात हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना इसकी अध्यक्षता करना मैंने आपके ग्राम पंचायत में जो भी बैठक होगा उसको मतलब जो मेन पॉइंट होगा उसको बुला के बताया जाएगा सभी ग्राम पंचायत के लिए, जिससे आपके पूरे पंचायत की फायदा हो, लाभ हो, और उसकी अध्यक्षता करना मुखिया का कार्य है। उसके बाद प्राकृतिक आपदों में सहायता प्रदान करना। प्राकृतिक आपदा में सहायता प्रदान करना भी मुखिया के ही कार्य है, यानी कार्य है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं। प्राकृतिक आपदा भूकंप आवे या कुछ आवे, मुखिया अपन घर में सुतल है, कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के हमारे बिहार के होते हैं, ठीक है। चलिए हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेता जो होते हैं ना इसी प्रकार के होते हैं। अगला जो आता है चौथा पॉइंट, इसका जो चौथा कार्य है इसको जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। जानिएगा तभी ना आप लड़िएगा मुखिया से कि ये आपका काम है, काहे नहीं किया। चौथा जो काम है वह है ग्राम पंचायत के कागजों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। यानी ग्राम पंचायत के आपके जो भी कागज़ हो जिससे आपकी ग्राम पंचायत विकसित हो, वो सब कागज़ एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखना आपके मुखिया के काम है। अगला जो पॉइंट है वह ग्राम पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्यों को संपन्न करना। यानी ग्राम पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्य जो भी हो उसको संपन्न करना ग्राम मुखिया का कार्य है। अगला जो कार्य आता है मुखिया का वह है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण करना। नियंत्रण करने का मतलब है बाबू कि ग्राम पंचायत के जो भी कर्मचारी होंगे, जैसे कि देखते हो कि ग्राम पंचायत में, गांव में तो नहीं मिलेगा, ऐसे है नियम, लेकिन गांव में नहीं। देखिएगा टाउन में ग्राम पंचायत में जो भी होते हैं उसमें आप देखिएगा टाउन में कि मतलब नगर निगम के थ्रू या कचरा उठाने वाला रहता है, ये सब मतलब जो भी कार्य करने वाला कर्मचारी रहते हैं या पदाधिकारी रहते हैं उन पे पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए, ऐसा नहीं कि प्रखंड के लिए समझ जाइएगा, जो ब्लॉक में होता है उसकी बात नहीं कह रहे ग्राम पंचायत के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर इसका कार्य नियंत्रण करना है, ठीक है। यानी इसको देख रेख इसका करना है। उप मुखिया जो आता है वो क्या करता है, देखिए उप मुखिया के बारे में पढ़ते हैं कि उप मुखिया क्या होता है, ये इसका काम क्या है, ठीक है। यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है बाबू, इस सब पॉइंट आपको जान के रहना चाहिए, ये सब याद आपको रहना चाहिए कि मुखिया हमारे क्या कहते हैं, उप मुखिया क्या कहते हैं, इसका क्या क्या काम है, तब ना आप किसी से अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगला जो आता है उप मुखिया, समझते हैं यह क्या होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों में से किसी एक को उन्हीं के मतों के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के जो भी वार्ड सदस्यों में है, यानी सभी वार्ड सदस्यों में से
एक को उन्हीं के मतों के द्वारा, यानी ग्राम पंचायत आपके, ऐसा नहीं कि ग्राम कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत की सभी वार्डों में से किसी एक को उन्हीं के मतों के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। लेकिन बिहार में क्या होंगे, आपके गांव देहात में क्या, पंचायत में क्या होंगे कि जो उप मुखिया रहता है वह मुखिया के ही कोई मतलब छोटा भाई हो जाए, बड़ा भाई हो जाए, या उसके रिश्तेदार हो जाए, यानी उसका जो करीबी होता है उसको उप मुखिया बना दिया जाता है। ऐसा नियम नहीं है, ये नियम है कि इसका जो नियम है वह है कि ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से एक उन्हीं में से किन्हीं एक को मत के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। लेकिन ऐसा ही बना देता है। देखिए, नेता लोग जो होते हैं ना, इससे मतलब एक अलग हमको अति लगता है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। उप मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर मुखिया रिटायर किया तो ये भी रिटायर करेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का संपन्न उप मुखिया करता है। माने कहने का मतलब इतना ही पॉइंट काफ़ी है। इसके अंदर बहुत चीज़ छुपा हुआ है जो कि हम अभी इंडिकेट करते हैं, आप समझ जाइएगा। कहने का मतलब कि अगर मुखिया नहीं रहेगा, यानी मुखिया इस अनुपस्थिति में है, तो उसके सभी कार्यों का संपन्न करना उप मुखिया का काम है। माने उसका कार्य फिर कुछ होगा। अगर उप मुखिया का कार्य कुछ हुआ तो उप मुखिया का कार्य हुआ जो मुखिया नहीं है। तो मुखिया के जो भी काम रहेगा, जैसे कि ग्राम पंचायत की वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण करना, ग्राम सभा में बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, ये सब काम उप मुखिया का भी है। ठीक है, ये आपको पूछेगा। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको पूछेगा तो लिख देना है वो सब जो मुखिया का कार्य है वही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला जो आता है वह है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल किसको कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। यह ग्राम पंचायत का पुलिस व्यवस्था होती है। ग्राम रक्षा दल पहले के जो दादा होंगे उन लोग बनते थे। ग्राम रक्षा दल एक प्रकार की पुलिस व्यवस्था होती है। इसमें 18 से 30 वर्ष के सभी स्वस्थ व्यक्ति ग्राम रक्षा दल का सदस्य होता है। इस सुरक्षा का एक दल होता है जिसे दलपति कहते हैं। ग्राम रक्षा दल का कार्य गांव की रक्षा करना एवं शांति व्यवस्था के बनाए रखना। कहने का मतलब देखिए, ग्राम रक्षा दल समझाते हैं। यह बाबू एक ग्राम पंचायत का पुलिस व्यवस्था क्या है, तो पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष के सभी स्वस्थ व्यक्ति ग्राम रक्षा दल का सदस्य होता है। अब ग्राम रक्षा दल का जो सदस्य होता है, यह इसका जो काम होता है, देखिएगा, जो भी गांव होगा, यानी पंचायत में जहां आपको ड्यूटी दे दिया गांव में, उस गांव को रक्षा करना। जैसे कि रात है तो उस रात में आपको घूमना, किसके घर में चोरी हो रहा है, कहीं मोटरसाइकिल लगल है, उस सब को रेख देख मतलब करना ग्राम रक्षा दल का काम है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो, क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि गांव में जो भी रात का जो मतलब घूमते हैं वो सब ग्राम रक्षा दल का ड्यूटी है। यानी वो सब जैसे कि चोरी हो जाना, तो ये सब ग्राम रक्षा दल की अनुपस्थिति में होता है। अगर ग्राम रक्षा दल का ड्यूटी है तो चोरी होना ये उन पे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, अगर तो ऐसा होता है तो। लेकिन उनका मेन काम यही है कि गांव की रक्षा करना एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अगला जो पॉइंट आता है वह है पंचायत समिति। पंचायत सचिव, इसके बारे में जानते हैं। तो यह ग्राम पंचायत के कार्यकाल का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल जो भी होता है उसका प्रधान पंचायत समिति होता है। एमसीक्यू आप क्लियर कर लीजिएगा, एमसीक्यू आप समझ के बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यह ग्राम पंचायत के कार्यकाल संबंधी सभी कार्यों को करता है। यानी ग्राम पंचायत के जो भी कार्यालय है उससे संबंधित सभी कार्य पंचायत सचिव करता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। आज का जो क्लास है यहीं तक। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसका दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।